प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिएगा टर्मिनल में और npm रन टाइप करके कंपाइल कर लेंगे। लास्ट टाइम जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था उसी में काम करेंगे और ब्राउज़र में भी ओपन कर लीजिएगा। मैंने ओपन कर लिया है। हमने स्टेट पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मैंने एक छोटा-सा नोट्स बना दिया है स्टेट के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि स्टेट क्या होता है, ठीक है? ये चीज़ पढ़ लेना। इंटरव्यू वगैरह की अगर आप इंटरव्यू वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा और जो भी कंपोनेंट्स वगैरह है, प्रॉप्स क्या है, ये सब पढ़ लीजिएगा। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं नोट्स में डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है? स्टेट वगैरह पूछा जा सकता है, तो मैंने नोट्स में डिक्लेयर कर दिया है। एग्ज़ाम्पल भी सेट किए हैं एक आध, ठीक है? और उसका एक्सप्लेनेशन भी है, बढ़िया से सब कुछ लिखा गया है और सिंपल शब्दों में लिखा गया है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में लिखा गया है। आपको आसानी से समझ समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो इस नोट्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोग वहीं से डाउनलोड कर लेना। यानी कि जो वीडियो आपको मिलता है उसी के डिस्क्रिप्शन में मैं इस नोट्स का लिंक डाल दूँगा। उस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा और नोट्स अपने पास रखिए। जब भी आप इंटरव्यू वगैरह के अंदर जा रहे हैं देने, तो आप ज़रूर इस चीज़ को देख के जाइए, ठीक है? क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएँगे जब भी आप रिएक्ट का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्ट पे काम किया था और हमने स्टेट वगैरह बनाया था। अबाउट में हमने कुछ स्टेट वगैरह पे काम किया था। अभी भी हम स्टेट पे ही काम करेंगे। कुछ और चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है? तो चलिए ज़रा वीएस कोड में आ जाइए। लास्ट टाइम हमने इस पे काम किया था, हमने इसके लिए स्टेट हैंडल किया था। ऐसे ही आप किसी भी चीज़ के लिए स्टेट हैंडल करते हो, ठीक है? जब भी आपको ऐसा लगे कि किसी चीज़ को आपको चेंज करना है, उसके लिए हम स्टेट हैंडल करते हैं। जैसे कि इसका ये इनिशियल स्टेट था। देखिए ये वेलकम टू अबाउट अस लिखा हुआ है, ये इनिशियल स्टेट है। अब ये वेलकम टू अबाउट अस मुझे चेंज करना है, मुझे यहाँ जस्ट फॉर कोड लिखना है, तो मैं यहाँ इसका स्टेट हैंडल करूँगा, ठीक है? मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो इसके लिए मुझे स्टेट हैंडल करना पड़ेगा। अभी डिफ़ॉल्ट कलर क्या है, इनिशियल स्टेट वाला कलर क्या है? ग्रीन कलर है। उसके लिए मैंने स्टेट हैंडल किया ताकि मैं कोई भी कलर चेंज कर सकूँ इसका, ठीक है? इसी तरीके से मुझे इसका साइज़ बढ़ाना है, तो डिफ़ॉल्ट साइज़ हमने कुछ दिया था, यानी कि इनिशियल साइज़ इसका जो दिख रहा है, अब इसको चेंज करना है, तो उसके लिए आपको स्टेट हैंडल करना पड़ेगा, तभी आप चेंज कर पाएँगे। तो जब भी स्टेट चेंज होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब लास्ट टाइम हम काम कर रहे थे, तो मैं आपको शो करता हूँ। ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पर स्टेट बनाया था, ये स्टेट था हमारा कलर के लिए, ये हमारा टेक्स्ट साइज़ के लिए था और ये हमारा था सॉरी ये टेक्स्ट के लिए था और ये हमारा साइज़ के लिए था, ठीक है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने सभी के लिए सेट कर रखा है और डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें थे वो हमने नीचे यूज़ भी कर रखा था, ठीक है? तो जब फर्स्ट टाइम हमारा पेज लोड होता है, जैसे फर्स्ट टाइम ये पेज जो लोड हुआ, तो ये इनिशियल स्टेट में है। यानी कि जो डिफ़ॉल्ट आपने वैल्यू सेट कर रखा है वो है। जैसे हमने कलर ग्रीन दिया था, अगर हम यहाँ पर कलर रेड दे दें, तो देखिए अभी जो ग्रीन कलर था वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, तो अभी ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा-सा पेशेंस रखेंगे, नोटिस कीजिए, ठीक है? तो ये इनिशियल स्टेट आपने रखा। अब जब जब भी इसमें चेंजेस होगा, तो इसको चेंज यानी कि ये जो रेड है वो कहाँ है? इस कलर में है। अब इस कलर को हमको चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं? सेट कलर का सहायता लेते हैं। ये जो अगला वाला वेरिएबल है, यानी कि अगला एक फंक्शन होता है इसमें अरे ब्रैकेट में। तो जब भी आप स्टेट बनाते हो, तो उसमें एक अरे ब्रैकेट के अंदर 2 पैरामीटर्स यानी कि ये समझ लीजिए ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है। तो 0 इंडेक्स पे जो होता है, उसमें आपका इनिशियल स्टेट जो आपने रखा है, यानी कि जो इनिशियल वैल्यू रखा है वो है और जो आपका दूसरा वाला इंडेक्स है, यानी कि 1 इंडेक्स पे जो आपका वेरिएबल है, ऐसे समझिए इसको, ये एक फंक्शन होता है और इसकी हेल्प से आप इसको यानी कि जो आपका इनिशियल वैल्यू है उसको चेंज करते हो, ठीक? तो अभी भी हम उसी चीज़ पे काम करेंगे ताकि और अच्छे से आप स्टेट को समझ सकें। चलिए ज़रा यहाँ पर आ जाएँगे और मैं दूसरे कंपोनेंट में चले जाता हूँ। तो हमारे पास एक फीडबैक का कंपोनेंट है, इसमें जाएँगे और यहाँ पर मैं नोटिस कीजिए यहाँ पर वेलकम टू फीडबैक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी मैं फीडबैक वाला कंपोनेंट ओपन कर लूँगा। मैंने फीडबैक पे क्लिक किया, तो यहाँ पर नोटिस कीजिए वेलकम टू फीडबैक्स वाला कंपोनेंट आ गया, ठीक है? चलिए ज़रा यहाँ पर भी मैं आपको स्टेट हैंडल करके दिखाता हूँ कुछ चीज़ों के लिए। तो मैं सबसे पहले एक बटन बना लेता हूँ। तो मैंने एक बटन बना लिया और इस बटन में मैंने सही से लिखा ऑन, ठीक है? मैंने ऑन लिख दिया बटन में। तो अभी यहाँ पर ऑन लिखा हुआ है। थोड़ा-सा इसका डिज़ाइन मैं हैंडल करूँगा, तो मैं इनलाइन सीएसएस का यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने इनलाइन सीएसएस को यहाँ पर डिफाइन किया इस तरीके से और विड्थ मैं डिफाइन कर देता हूँ। विड्थ मैंने डिफाइन कर दिया 80 पिक्सल, तो ठीक है, नहीं थोड़ा ज़्यादा देंगे,
मैं 250 दे देता हूँ इस तरीके से, सॉरी। और मैं हाइट भी डिफाइन करूंगा इसका, तो मैंने हाइट डिफाइन कर दिया 70, ये 70 मैंने डिफाइन किया। और इसी के साथ साथ मैं बॉर्डर इसका नन रखता हूँ, बॉर्डर मैंने नन डिफाइन कर दिया। ठीक, नन एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर 6 से डिफाइन करेंगे, डुअल कोड या सिंगल कोड में। तो कुछ इस तरीके से बटन हमारा दिखेगा। तो अभी यहाँ पर एक और मैं चीज डिफाइन करता हूँ, कॉमा सेपरेट करके, बैकग्राउंड कलर इसका रेड। बैकग्राउंड कलर मैंने रेड डिफाइन किया कुछ इस तरीके से। और जो इसमें टेक्स्ट है, टेक्स्ट को मैं थोड़ा बड़ा करूंगा, तो फ़ॉन्ट साइज के नाम से प्रॉपर्टी होता है, उसको बड़ा करने के लिए इसको मैं 25 पिक्सल डिफाइन कर देता हूँ। तो नोटिस कीजिए कुछ इस तरीके से ये डिजाइन हो गया। कलर वाइट कर देता हूँ टेक्स्ट का, तो मैंने कलर प्रॉपर्टी का यूज किया और यहाँ पर मैंने वाइट कलर डिफाइन किया। नोटिस कीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए, मुझे एक और बटन बनाना है, या हम सेम बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं चाहता हूँ कि जब ऑन रहे ये बटन, तो यहाँ पर इसका जो कलर है वो रेड कलर का रहेगा। जब ऑफ रहे बटन, तो इसका कलर चेंज होना चाहिए। और ऑन ऑफ जो टेक्स्ट लिखा हो वो भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, समझिए जरा मैं क्या कह रहा हूँ। ये इनिशियल स्टेट है, यानी कि पेज लोड हुआ, अब मुझे इसका स्टेट चेंज करना है, यानी कि इसको ऑन और ऑफ में कन्वर्ट करना है जब मैं इसी बटन पे क्लिक करूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जब भी आपको किसी का स्टेट चेंज करना हो, फॉर एग्जाम्पल अभी इसका स्टेट ये नॉर्मल स्टेट है, अब मुझे मेरे माइंड में आया कि मुझे इसको चेंज करना है, यानी कि मैं जब क्लिक करूं तो ऑन हो जाए और जब मैं क्लिक करूं तो ऑफ हो जाए। ठीक है, समझिए जरा इस चीज को। तो हमें माइंड में कब आया, बनाने के बाद। तो आपको सोचना कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी, तो आप खुद ही प्रोग्राम को डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। तो सोचना है अपनी तरफ से कि अब क्या करना है मुझे। मैंने एक बटन बना लिया, फंक्शनैलिटी क्या बनाना, इस पे क्लिक करने पे टेक्स्ट ऑफ में कन्वर्ट होना चाहिए, यानी कि जो ऑन लिखा हुआ है वो अगर ऑन है पहले से और हमने क्लिक किया तो टेक्स्ट ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ऑफ है तो हमने क्लिक किया तो टेक्स्ट ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा। और बैकग्राउंड कलर भी साथ में हैंडल होगा, यानी कि अगर ऑन है तो बैकग्राउंड कलर रेड रहेगा और ऑफ है तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक रहेगा। ठीक है, तो हमें टेक्स्ट के लिए और कलर के दोनों के लिए हमें स्टेट हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो टेक्स्ट भी कंट्रोल करना है और कलर भी कंट्रोल करना है। तो दोनों के लिए हम स्टेट हैंडल करेंगे। अब आपको मैंने बताया स्टेट जब भी आपको हैंडल करना है, तो सबसे पहले आपको यूज स्टेट को इंपोर्ट करना है। तो ये यूज स्टेट क्या है, यूज स्टेट एक हुक है। यूज स्टेट एक हुक है। ठीक है, हुक मतलब एक फंक्शन है, इसको आपको इंपोर्ट करना है। तो जिसके साथ यूज लगा होगा, यानी कि इस तरीके से जिस फंक्शन का नाम होगा यूज, और स्टेट या यूज इफेक्ट या यूज जिसके साथ लगा होगा, तो आप समझेंगे कि वो एक हुक है। तो इसी तरीके से यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, यूज रेफ, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज रिड्यूसर, बहुत सारे हुक हैं। हम धीरे धीरे सभी का उपयोग समझेंगे। फिलहाल हम स्टेट पढ़ रहे हैं, तो हम इस यूज स्टेट का यूज करेंगे स्टेट हैंडल करने के लिए। और हमेशा याद रहे, जब भी आपको स्टेट हैंडल करना है तो यूज स्टेट का ही आपको यूज करना है। अब इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, तो कांस्टेंट बनाएंगे। हमने एक एरे ब्रैकेट लिया इसमें, जैसे हमें कलर के लिए करना है तो कलर फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू सेट कलर। ठीक है, तो अभी क्या रखेंगे हम इसमें, इनिशियल स्टेट में आपको क्या रखना है। इनिशियल स्टेट में अगर आप पहले से बटन को ऑफ रखना चाहे तो पहले से हमें कलर क्या रखना पड़ेगा, ब्लैक कलर। तो यूज स्टेट को यहाँ पर फंक्शन के रूप में कॉल करेंगे और डिफॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पर ब्लैक रखेंगे। ठीक है, समझिए जरा, ठीक तो मैंने ब्लैक रखा डिफॉल्ट वैल्यू। अब ये जो कलर है कहाँ यूज करेंगे, यहाँ पर जहां पर आपने व्हाइट का नहीं, जहां पर बैकग्राउंड कलर रेड दिया था। तो देखिए जरा, अब यहाँ पर ये हमने कलर डिफाइन कर दिया। तो नोटिस कीजिए, अब यहाँ पर बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। ठीक है, अब समझिए जरा, अब मुझे टेक्स्ट को भी कंट्रोल करना है और पहले से मुझे ऑफ रखना है उसमें। तो क्या करूंगा, मैं टेक्स्ट के लिए भी स्टेट बना लूंगा। तो एक कांस्टेंट बनाएंगे अगला हम, इस तरीके से टेक्स्ट के नाम से, और दूसरा सेट टेक्स्ट के नाम से। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट के नाम से बनाएं, नाम कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन हमेशा याद रहे कि आप एक मीनिंगफुल नाम दो जिसका कुछ मीनिंग निकले। ठीक है, क्योंकि हमें कलर के लिए यूज करना था तो हमने कलर दे दिया, हमें टेक्स्ट के लिए यूज करना है यहाँ पर तो हमने टेक्स्ट दे दिया। यूज स्टेट को ही फिर से दोबारा हम कॉल करेंगे, और ये हमारा अगला। तो जितनी मर्जी बार आप स्टेट को कॉल कर सकते हो, यानी कि यूज स्टेट को कॉल कर सकते हो और अपना स्टेट बना सकते हो। तो हमने पहला स्टेट बनाया, दूसरा स्टेट हम बना रहे हैं। अब इसमें डिफॉल्ट आपको क्या रखना है वो आप डिफाइन करिए। तो डिफॉल्ट वैल्यू में इसमें बुलियन रखता हूँ, बुलियन का मतलब ट्रू या फॉल्स। ठीक है, हम यहाँ टेक्स्ट क्यों नहीं रखेंगे, टेक्स्ट इसलिए नहीं रखेंगे, अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर रखा जो है ऑफ,
ठीक है, चलो ठीक है, ऑफ रख दिया आपने। और यहाँ पर आप टेक्स्ट का इस तरीके से यूज कर लेंगे। तो पहले से तो यहाँ पर ऑफ दिख जाएगा, ये देखिए पहले से यहाँ पर ऑफ दिख जाएगा, नो डाउट। लेकिन मुझे सेम बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर कोई इनपुट फील्ड नहीं है कि जिसमें आप इनपुट करेंगे तो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। सेम बटन पे ही मुझे क्लिक करना है और ऑन ऑफ को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो पहले से यहाँ पर आपको कोई टेक्स्ट नहीं रखना है, एक बुलियन डेटा रखना है। बुलियन डेटा रखना है, तो बुलियन डेटा मैंने फॉल्स रखा। अब जरा देखिए मैं कैसे इस चीज को कंट्रोल करूंगा। ठीक है, तो मैंने पहले से फॉल्स रखा है। तो अभी यहाँ पर क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। नोटिस कीजिए कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैं इसको हैंडल करूंगा। यहाँ ये जो टेक्स्ट है अगर इसमें फॉल्स है तो मैं ऐसे कंडीशन पास करूंगा, क्या टेक्स्ट में फॉल्स है। मैंने यहाँ पर चेक किया क्या टेक्स्ट ट्रू है। अगर ट्रू है तो हम ऑन रखेंगे, और अगर टेक्स्ट फॉल्स है तो हम ऑफ रखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऑफ डिफाइन कर दिया। समझिए जरा इस चीज को। तो मैंने यहाँ पर ऑन लिखा कब, जब टेक्स्ट में ट्रू है। तो अभी टेक्स्ट में क्या है, फॉल्स, तो ये दिखेगा। और जैसे आप टेक्स्ट को ट्रू करेंगे ये ऑन हो जाएगा। नोटिस कीजिए अभी क्या दिख रहा है, ऑफ दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट का वैल्यू ट्रू कर देंगे, यानी कि टेक्स्ट में अभी क्या पड़ा हुआ है, फॉल्स पड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पर ट्रू रख दें इनिशियल स्टेटमेंट, तो पहले से वहां पर क्या दिखेगा, ऑन दिखेगा। नोटिस करो। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर बार आप यहीं से जो है चीजों को डिसाइड करें, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम इसको भी बुलियन डेटा रख करके कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर फॉल्स रखें और यहाँ पर कंट्रोल करें कि अगर फॉल्स है तो जो है, और वैसे ही हमें करना भी पड़ेगा। ठीक है, वैसे हमें करना भी पड़ेगा। खैर, हम उस तरीके से भी करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल हम इसी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट का वैल्यू चेक किया। तो ये चीज आपको मालूम है, जावा स्क्रिप्ट में आपको पढ़ाया गया था। टर्नरी ऑपरेटर होता है ये, और ये आपका यूनिरी ऑपरेटर होता है। तो ट्रू, अगर ये यहाँ पर ट्रू है तो यहाँ पर ऑन हैंडल हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ट्रू लिख दूं, इस तरीके से ट्रू लिख दूं, तो इसका मतलब अभी ऑन दिखेगा। नोटिस कीजिए यहाँ पर क्या दिखा, ऑन दिखा। अगर मैं यहाँ पर फॉल्स लिख दूं, नोटिस कीजिए मैंने फॉल्स लिख दिया, तो अब क्या दिखेगा, ऑफ दिखेगा। ठीक है, तो इंटरनली यहाँ पर क्या आ रहा है, इंटरनली यहाँ पर क्या आ रहा है, जब आप टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट में जब आप लिखते हैं यहाँ पर, तो इंटरनली क्या आ रहा है, टेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है, ट्रू पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू आएगा, और अगर ट्रू है तो यहाँ ऑन हो जाएगा। तो नोटिस कीजिए ऑन है। अगर यहाँ पर इंटरनली फॉल्स है, यानी कि अगर हम पहले से यहाँ पर फॉल्स रख दें, तो अब क्या दिखेगा वहां पर, यानी कि अब वहां पर ऑफ दिखेगा। सिंपल सा फंडा यही है। तो जब भी आपको स्टेट हैंडल करना है तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये ऑन में कन्वर्ट हो जाए और बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। ठीक है, क्लिक करने पे तो मैं क्या करूंगा, इस बटन पे क्लिक करने पे फंक्शन बना लूंगा। तो यहाँ पर बटन पे आपने पहला स्टाइल डिफाइन कर दिया इस तरीके से, यहाँ तक। दूसरा ऑन क्लिक इवेंट को डिफाइन कीजिए। तो मैंने ऑन क्लिक इवेंट पे मैंने यहाँ पर हैंडल जो है, हैंडल टॉगल मैंने ऐसे बनाया, हैंडल टॉगल के नाम से फंक्शन। ठीक है, और इस फंक्शन को हमने बनाया नहीं, हमने इस फंक्शन को अभी कॉल किया। अब हम बनाएंगे। तो इस तरीके से जब आप किसी फंक्शन को यहाँ डिक्लेयर करते हैं तो इसका मतलब आपने इस फंक्शन को कॉल किया। अब ये फंक्शन नहीं, अभी एक नॉर्मल एक आपने एक स्ट्रिंग लिख दिया, लेकिन जब तक आप इसका डेफिनेशन नहीं करेंगे कोई फंक्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस फंक्शन का डेफिनेशन करना है। तो डेफिनेशन हम कहीं पर भी ऊपर करेंगे, सेशन के ऊपर। तो एक कांस्टेंट बनाएंगे तरह तरीके से हैंडल टॉगल के नाम से। और यहाँ पर हम अलर्ट पास करके देखेंगे। सबसे पहले अलर्ट करके देखिए कि अलर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, नोटिस कीजिए अलर्ट हो गया। तो अलर्ट करके जरूर देख लो एक बार, अगर आपने किसी फंक्शन का डिफिनेशन किया और उसको अगर आपने क्लिक करने पे कॉल किया है तो अलर्ट करके देख लो। आप चाहें तो बहुत सारा इवेंट होता है, ऑन माउस ओवर होता है, ऑन माउस आउट होता है, ऑन माउस, इस तरीके के बहुत सारे इवेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑन माउस ओवर मैंने डिफाइन किया, तो अब मुझे क्लिक नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही मैं कर्सर लेकर के जाऊंगा अलर्ट हो जाएगा। देखो मैं क्लिक नहीं करूंगा, मैं इस पे धीरे से कर्सर लेके जाता हूँ, ये देखो अलर्ट हो गया, तुरंत अलर्ट हो जाएगा, क्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको क्लिक करने पे कुछ करना है तो ऑन क्लिक, अगर आपको ऑन माउस ओवर पे यानी कि इस पे माउस जाएगा तब होगा, तो ऑन माउस ओवर। इसी तरीके से ऑन माउस आउट भी होता है। तो ऑन माउस ओवर हुआ, इसी तरीके से आपका ऑन माउस आउट भी होता है। तो आउट का मतलब क्या हुआ, अभी हम इस पे कर्सर लेके जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हटाएंगे आउट करेंगे तब अलर्ट होगा। ये देखो मैंने हटाया। ठीक है, तो इवेंट आपको जावा स्क्रिप्ट में ही पढ़ के आना चाहिए। यहाँ मैं आपको इवेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको इन सब चीजों का मालूम होना चाहिए। ऑन इनपुट, ऑन चेंज, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन की डाउन, ऑन की अप, इस तरीके के बहुत सारे इवेंट हैं। और अगर आपने जावा स्क्रिप्ट पढ़ के आए होंगे तो आपको ये सारी चीजें मालूम होंगी। तो ऑन माउस आउट क्या करता है, अभी हमने यहाँ रखा है। जैसे मैं आउट करूंगा तब अलर्ट होगा, ये देखो। ठीक है, ऑन क्लिक क्या करता है, क्लिक करने पे अलर्ट करता है।
तो मुझे ऑन क्लिक इवेंट ही लगाना है। तो ये आपका इवेंट होता है कि कौन सा इवेंट आप लगा रहे हो। तो मैंने ऑन क्लिक इवेंट लगाया और ये हैंडल टॉगल फंक्शन कॉल कर लिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉल कर लिया और मैंने अलर्ट पास कर दिया। तो अब जब हम क्लिक करेंगे तब अलर्ट होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे अलर्ट नहीं करना है, मुझे इसको ऑन में कन्वर्ट करना है और मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो सबसे पहले देखो जरा, यहाँ पर आप सेट कलर के हेल्प से अपडेट कर दो कलर। तो फॉर एग्जांपल मैंने सेट कलर के हेल्प से यहाँ पर रेड अपडेट कर दिया, ठीक है। सेट कलर के हेल्प से मुझे उसमें रेड अपडेट कर दिया। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा देखो रेड में कन्वर्ट हो गया। अब टेक्स्ट भी कंट्रोल होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सेट टेक्स्ट की हेल्प से उसमें ट्रू अपडेट करना है। तो मैंने ट्रू अपडेट कर दिया, नोटिस कीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने रिफ्रेश किया और मैं क्लिक करूंगा। तो देखो मैंने यहाँ क्लिक किया, ऑन हो गया, फिर क्लिक करूंगा तो ऑफ होना चाहिए। तो देखो जरा, हमारा क्लिक करने पे तो कलर चेंज हो गया और ऑन तो हो गया ट्रू अपडेट करने पे, लेकिन क्लिक करने पे दोबारा ये ऑफ होना चाहिए और बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर क्लिक करने पे दोबारा फिर से अगर हमें ये पता करना है, देखो हमने डायरेक्ट ट्रू अपडेट कर दिया, हम डायरेक्ट ट्रू नहीं अपडेट करेंगे, हम इसका ठीक उल्टा अपडेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर टेक्स्ट में फॉल्स है तो हम ट्रू अपडेट करेंगे, और अगर टेक्स्ट में ट्रू है तो फॉल्स अपडेट करेंगे, यानी कि इसका ठीक उल्टा अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, अगर आपने टेक्स्ट लिख दिया तो टेक्स्ट लिखने का मतलब क्या हुआ, ये फॉल्स, यानी कि यहाँ पर फॉल्स आ गया। तो हम यहाँ पर नॉट ऑपरेटर लगाएंगे। नॉट ऑपरेटर का मतलब अगर यहाँ पर फॉल्स आया है तो नॉट फॉल्स का मतलब ट्रू, यानी कि इसमें ट्रू अपडेट होगा, और अगर पहले से ट्रू है तो फॉल्स अपडेट होगा। तो ये चीज आपका हैंडल हो जाएगा। देखिए मैंने क्लिक किया, ये चीज ऑन ऑफ तो हो गया, लेकिन देखो बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जब भी आप क्लिक करेंगे हर बार उसमें रेड ही अपडेट होगा, यानी कि इसमें हर बार रेड ही अपडेट होगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पर हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बैकग्राउंड कलर भी हैंडल करना है तो आप इस तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे। क्या करना होगा, यहाँ पर भी आपको बोलियन रखना होगा, आप कोई टेक्स्ट नहीं रख सकते हो, क्योंकि हमें सेम बटन पे ही क्लिक करने पे काम करना है। यानी कि अगर हमने एक बार क्लिक किया तो अभी ऑफ है, क्लिक करेंगे तो ऑन हो गया, ठीक है। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ ऑफ हो रहा है, बैकग्राउंड कलर भी चेंज होना चाहिए। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट यहाँ टेक्स्ट रख के काम नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ बोलियन रखना होगा। तो मैंने फॉल्स ही रखा है यहाँ पर, यानी कि मैंने फॉल्स रखा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी मैं नॉट कलर को ही अपडेट करूंगा, यानी कि जो उसमें है उसका ठीक उल्टा अपडेट करूंगा, और यहाँ पर मैं हैंडल कर लूंगा इस चीज को। तो मैंने कलर लिखा था यहाँ पर, अब मैं क्या करूंगा, कलर अगर कलर में ट्रू है तो क्या करेंगे, हम रेड डिफाइन करेंगे, और अगर कलर फॉल्स है तो ब्लैक डिफाइन करेंगे। नोटिस करो, तो पहले से अभी क्या दिखेगा, वहां पर ब्लैक कलर दिखेगा। देखिए अभी कलर में क्या है, कलर में फॉल्स है, तो देखिए जरा, यानी कि कलर में क्या है, फॉल्स है, तो ब्लैक कलर दिखेगा, और अगर कलर में ट्रू होता तो रेड दिखता। ये देखो ब्लैक दिख रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कलर में ट्रू कर दूं, यानी कि यहाँ पर मैं ट्रू रख दूं, तो क्या होगा, अभी वहां पर रेड कलर दिखेगा। ये देखो, लेकिन अगर ऑफ बटन है, पहले से अगर आप ऑफ रख रहे हो तो यहाँ पर फॉल्स रखेंगे, ठीक है। तो नोटिस कीजिए, अब ये ब्लैक है, अब मैं जब क्लिक करूंगा तो देखिए बैकग्राउंड कलर भी हैंडल होगा और टेक्स्ट भी हैंडल होगा। फिर से मैंने क्लिक किया, ये देखो ऑन ऑफ, इस तरीके से फंक्शनलिटीज बनती हैं, ठीक है। अब ऑन ऑफ होने पे आप बड़ी चीज हैंडल कर सकते हो। आप कैसे, जरा समझो जरा इस चीज को। चलिए जरा मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आ जाइए जरा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट H1 से लिया, यानी कि H1 मैंने लिया, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जस्ट फॉर कॉल, यानी कि जस्ट फॉर कोड, या कोई इमेज होता हमारे पास, तो हमारे देख लेते हैं कि हमारे पास पब्लिक फोल्डर में कोई इमेज है क्या। तो यहाँ पर देखिए ये इमेज है हमारे पास, इमेजेस फोल्डर के अंदर aws.png पड़ा हुआ है, तो मैं इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर img टेग डिफाइन करूंगा इस तरीके से, और src में मैं स्लेश इमेजेस स्लेश सॉरी स्लेश इमेजेस स्लेश aws.png ये पड़ा हुआ है, और मैं विद डिफाइन करूंगा इसका। तो विद मैं डिफाइन कर देता हूँ 320। तो नोटिस कीजिए अभी ये विद दिख रहा है, थोड़ा सा ब्रेक करेंगे ताकि ये नीचे दिखे। तो मैंने br और br दो बार भी यूज किया ताकि ब्रेक होके नीचे आ जाए, सॉरी, ठीक है। तो ये ब्रेक होके नीचे आ गया, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूं तो इमेज अगर ऑन है तभी दिखे, और अगर ऑफ है तो इमेज नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस इमेज को हैंडल करूंगा। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं करना है, देखिए मैंने कंट्रोल एक्स किया, करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें वेरिएबल का यूज करना है। तो आप या तो कलर को या तो टेक्स्ट को, किसी को भी चेक कर लो, क्या टेक्स्ट में ट्रू है, एंड ऑपरेटर, हमें दूसरा कंडीशन चेक ही नहीं करना, हमने एंड ऑपरेटर लगा दिया, सीधा इमेज को रख दूंगे। तो अगर टेक्स्ट में ट्रू है तभी इमेज दिखेगा, अभी टेक्स्ट में क्या है, फॉल्स है, तो पहले से इमेज नहीं दिखेगा। अगर हम पेज रिफ्रेश कर दें तो देखिए अभी इमेज नहीं दिख रहा है,
अब मैं जब क्लिक करूंगा तो इमेज दिख जाएगा, फिर मैं क्लिक करूंगा तो इमेज हाइड हो जाएगा। तो ऑन होने पे इमेज दिखाना है तो इमेज ही नहीं, आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हो। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए सब कुछ। तो आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हो। ये मान लीजिए एक स्विच की तरह है, एक स्विच है, हमारा जब स्विच ऑन हुआ तो हमारा कुछ चालू हो गया, ऐसा समझो कि हमारा ये चालू हो गया, कुछ मशीन चालू है। हमारा स्विच ऑफ हुआ तो ये मशीन बंद हो गया। तो इस तरीके की फंक्शनलिटी तो आप बना सकते हो। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आपको आगे सोचना है इस पे कि आप कैसे आगे काम करोगे। ठीक है, तो मैंने क्लिक किया ऑन, क्लिक किया ऑफ, क्लिक किया ऑन ऑफ। अब आपको एंड ऑपरेटर के बारे में मालूम होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सब, ये टर्नरी ऑपरेटर, भले ही आप जावास्क्रिप्ट पढ़ते समय इन सब चीजों का कम यूज करें, लेकिन अगर आप रिएक्ट वगैरह पढ़ रहे हो ना, तो टर्नरी ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, ये हर जगह पे लगभग यूज होता ही होता है। इतना यूज होगा कि बहुत ज्यादा यूज होगा। हमने शायद जावास्क्रिप्ट में कम यूज किया होगा टर्नरी ऑपरेटर का, एंड ऑपरेटर का, लेकिन यहाँ रिएक्ट वगैरह में बहुत यूज होता है। क्योंकि हर एक स्टेट पे आपको स्टेट हैंडल करना पड़ता है, यानी कि हर एक स्टेटमेंट के लिए आपको लगभग स्टेट हैंडल करना पड़ता है जब भी आप डायनेमिक चीजें बनाते हैं। अब मुझे एक फंक्शनलिटी बनाना था कि मैं स्विच ऑन करूं तो कुछ दिखे, स्विच ऑफ करूं तो कुछ हाइड हो जाए। तो मैंने बनाया इस चीज को, ये देखो, तो कितनी अमेजिंग फंक्शनलिटी है। स्विच ऑन है तो ऐसा पता चल रहा है रेड कलर का है, ये ऑन है। ऑन कर सकते हैं हम चीज को। ठीक है, चलिए मैं आपको ऐसा कुछ बना के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर फैन, ऐसे में कुछ सर्च करता हूँ, फैन इमेजेस। मैंने एक फैन का इमेज लिया, यहाँ पर जाऊंगा तो ये देखो, ये फैन है। ठीक है, कोई भी फैन हम यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने सेव इमेज एज किया और यहाँ पर मैं अपने फोल्डर में रखता हूँ इसको। मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे सर तरीके से सर समझाता एक हूँ। एक क्वेश्चन था सर। ठीक है, मैंने डेस्कटॉप किया और इस इमेज को मैं डाउनलोड कर लूंगा। राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज एज करेंगे, और जो आपका फोल्डर होगा डेस्कटॉप पे मैंने बना रखा है, आपने जहां भी बनाया हो कोई इशू नहीं है। और फर्स्ट ऐप के नाम से हमारे पास, तो उसमें जाऊंगा मैं। और इमेजेस के, सॉरी, पब्लिक के इमेजेस में मैं यहाँ पर फैन के नाम से रख देता हूँ। फैन मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। ठीक है, एक और इमेज लूंगा मैं, एक और इमेज लूंगा। तो बैक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे फैन इमेजेस GIF। GIF यानी कि गिफ्ट चाहिए तो घूमता हुआ दिखेगा आपको। फैन हमें घूमने वाला चाहिए, तो यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ सीलिंग फैन, सीलिंग फैन इमेज GIF। ठीक है, तो GIF वाला चाहिए मुझे। देखते हैं ये कैसे कर लें। ये मोमेंट नहीं है। हाँ, है। ठीक है, इसको सेव कर लेंगे, सेव इमेजेस। और यहाँ पर हम जो है इसको सेव कर लेंगे उसी सेम जगह। तो मैंने फिर से फैन के नाम से इसका एक्सटेंशन कोड मैं फैन -1 कर देता हूँ और मैंने सेव कर दिया। GIF है ये। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको हैंडल करेंगे। तो हमने यहाँ पर अभी कौन सा इमेज दिखाना है, फैन। पहले पहले तो आप टेक्स्ट देखो कि एक्सटेंशन कोड क्या है इमेज का। तो फैन, एक तो आपका GIF वाला है और एक फैन डॉट वेब पी है जो बिना GIF वाला। तो फैन डॉट वेब पी इस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो फैन डॉट वेब पी। और अगर अभी ट्रू होगा, फॉर एग्जांपल अगर अभी हम यहाँ पर रिफ्रेश करें तो अभी ये दिख रहा है क्योंकि ऑन है। तो अगर ऑन है तो मुझे वो दिखाना है। तो अब यहाँ पर एंड ऑपरेटर नहीं, अब आपको टर्नरी ऑपरेटर टाइप करना है क्योंकि दो कंडीशन है आपको। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर टाइप करें तो अगर ये ट्रू है तो हमें GIF वाला दिखाना है। तो फैन -1 .GIF, ये ट्रू होने पे ये दिखना चाहिए। और अगर फॉल्स है तो यूनिरी ऑपरेटर टाइप करेंगे और फिर से सेम चीज कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर पेस्ट करेंगे और हमारा हो जाएगा फैन डॉट वेब पी। तो वेब पी डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो अभी कौन सा इमेज दिखाएगा, GIF वाला, ये देखो। ठीक है, अभी ऑन है इसलिए GIF वाला। अभी मैंने क्लिक किया, ऑफ हो गया, ये देखो। फिर से क्लिक करो, ऑन हो गया। फिर से क्लिक करो, ऑफ हो गया। तो कितनी बेहतरीन फंक्शनलिटी है ये। इसी तरीके से आपको सीखना है। मैंने क्लिक किया, ऑफ हो गया। अब ये फैन सेम होता ना, अगर दोनों फैन, इसका एक और वर्जन होता, यानी कि इसी फैन का अगर आप GIF के अलावा दूसरा वर्जन रखते ना, तो ये वो दोनों फैन सेम नहीं है, हम ढूंढेंगे तो मिल जाएगा सेम फैन का GIF और बिना GIF वाला। तो कितना अच्छा लगता है ये। तो इस पर क्लिक किया, ऑफ हो गया, फिर क्लिक किया, ऑन हो गया। तो ये फंक्शनलिटी आपको समझना है। तो ये छोटी सी फंक्शनलिटी, बहुत ही नॉर्मल फंक्शनलिटी है, लेकिन अगर मैं पढ़ाया नहीं होता आपको और डायरेक्ट में ये फंक्शनलिटी दिखाता, आपको बनाने बोलता, तो आप कंफ्यूज हो जाते, आपको लगता कि बहुत बड़ा इसके पीछे कोई लॉजिक है, लेकिन कितनी छोटी चीज है। ठीक है,
तो जब आप लॉजिकली स्ट्रांग होंगे तब आप ऐसी चीज़ों को सोच पाएँगे। और स्टेट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, स्टेट आपको समझ में आना चाहिए। इनिशियल स्टेट चेंज कर, अभी ऑफ है, अब हमें इसको ऑन करना है, ठीक है? तो मैंने इसका इनिशियल स्टेट चेंज किया। तो जब भी आपको किसी भी चीज़ का इनिशियल स्टेट चेंज करना है, तो उसके लिए आपको स्टेट हैंडल करना पड़ेगा। हमने इसके लिए भी स्टेट हैंडल किया, हमने इसके लिए भी स्टेट हैंडल किया, ठीक है? अगर हम यहाँ पर ट्रू और फॉल्स से इस चीज़ को कंट्रोल ना करते, तो क्या हम उसको चेंज कर लेते? बताओ, हम ये चेंज कर पाते? नहीं होता। आप क्लिक करते रहो, मैंने रिफ्रेश किया, देखो पहले से ये इमेज दिख रहा है, अब ऑन ऑफ करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये देखो, ठीक है? तो उसके लिए भी हमें स्टेट हैंडल करना पड़ेगा। तो चाहे आप आपके पास एक बूलियन वैल्यू है ऑलरेडी, तो अगर आप देखो हमने 2 बार यहाँ पर 2 स्टेट बनाया, हमें कलर हैंडल करना था और ये भी हैंडल, अब दोनों स्टेट में सेम वैल्यू पड़ा हुआ है, ठीक है? ये चीज़ भी समझ लो ज़रा, यहाँ पर भी फॉल्स है और यहाँ पर भी फॉल्स है। अब देखो और सब काम एक ही पे करना है, यानी कि एक ही बटन पे सारे काम करने हैं। तो आप एक ही स्टेट बनाओ, एक ही स्टेट बनाओ, इस तरीके से, ठीक है? अब आपका यही सभी जगह पे काम आ जाएगा। तो ये वाला हटा दो और ये जो आपने टेक्स्ट का यानी कि कलर का यहाँ यूज़ किया था, यहाँ टेक्स्ट का यूज़ कर लेना, ठीक है? और सभी जगह पे टेक्स्ट ही आपका यूज़ होगा, क्योंकि देखिए सभी बूलियन से हैंडल हो रहे हैं, तो आप एक ही यानी कि हम सिंगल बटन पे क्लिक करने पे एक ही काम कर रहे हैं, यानी कि हमारा इस पे क्लिक हुआ, तो काम एक ही हो रहा है, एक साथ सारा काम हो रहा है। तो हम इसके लिए एक ही स्टेट बनाएँ, इस तरीके से और उसको हम अपनी स्किल से मतलब जैसे हमने टेक्स्ट के लिए फॉल्स रखा, तो हमने चेक किया क्या टेक्स्ट में फॉल्स है? कि टेक्स्ट में ट्रू है तो रेड कलर, अगर टेक्स्ट में फॉल्स है तो ब्लैक कलर। क्या टेक्स्ट में ट्रू है तो ऑन, अगर टेक्स्ट में ट्रू नहीं है तो ऑफ, अगर टेक्स्ट ट्रू है तो ये वाला इमेज, अगर टेक्स्ट फॉल्स है तो ये वाला इमेज, ठीक है? तो एक ही स्टेट से हमारा सारा काम हो रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए अलग स्टेट हैंडल करो, आप रेड कलर के लिए अलग स्टेट हैंडल करो, ऑन टेक्स्ट के लिए अलग स्टेट हैंडल करो। अगर आप चाहें तो एक स्टेट से भी आप मल्टीपल काम कर सकते हो, ठीक है? तो ये जब आप धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे, तब आपका ये सारा चीज़ क्लियर होगा, सारा डाउट क्लियर होगा। फिलहाल आप डाउट में रहेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी आपको उतनी फंक्शनैलिटीज़ नहीं मालूम है। जितनी जल्दी आप लॉजिकली स्ट्रॉन्ग होंगे, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएँगी। तो उतना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और साथ देना पड़ेगा, तब जा कर के आप सीख पाएँगे। अब मेन चीज़ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी तक तो हम स्टेट हैंडल कर रहे थे, हमने स्टेट को समझ लिया। स्टेट समझना इतना इम्पोर्टेंट था, जितना समझ लीजिए कि आपको फॉर्म का डेटा रीड करना है, तो उसको फॉर्म का डेटा रीड करने के लिए स्टेट हैंडल करना इम्पोर्टेंट था। स्टेट को समझना ज़रूरी था, क्योंकि ये फॉर्म अगर आप किसी फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम डायरेक्ट रिएक्ट में अभी काम कर रहे हैं, ना ही हमने एंड डिज़ाइन का यूज़ किया, ना ही हमने मटेरियल यूआई का यूज़ किया। ऐसा कोई फ्रेमवर्क हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, फॉर्म बनाने के लिए। तो अगर आप प्योर रिएक्ट जेएस में हो और प्योर रिएक्ट जेएस में काम नहीं होता है, उसके साथ-साथ कई फ्रेमवर्क यूज़ होते हैं, तब जाकर के एक बड़ा एप्लीकेशन बनता है। अगर आपको इस तरीके का प्लेटफ़ॉर्म बनाना है, तो आपको इसके साथ मल्टीपल फ्रेमवर्क यूज़ करने होंगे, ठीक है? ये जो प्लेटफ़ॉर्म बना है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ज़रा, ठीक है? तो ये देखिए, तो अब इसमें सिर्फ़ कोई रिएक्ट यूज़ नहीं हो रहा है, इसमें बहुत सारे फ्रेमवर्क जैसे कि इसमें एक्स.यूएस, आपका टेलविंड सीएसएस, मटेरियल यूआई और एंड डिज़ाइन और एसडब्ल्यूआर, नोड.जेएस, मोंगोज़, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस.जेएस, इस तरीके के कई सारे फ्रेमवर्क एक साथ काम कर रहे हैं, तब जाकर के एक प्रोजेक्ट बनता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो मैंने सिर्फ़ रिएक्ट पढ़ लिया और रिएक्ट से आपका काम नहीं होने वाला फिर, इसके साथ-साथ आपको मल्टीपल चीज़ें पढ़नी होंगी और मैं उन सबको स्ट्रक्चर करके आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊँगा, ठीक है? अभी हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम नोड.जेएस पढ़ेंगे, एक्सप्रेस.जेएस पढ़ेंगे, फिर हम मोंगोडीबी पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक बड़ा-सा प्रोजेक्ट बनाएँगे, इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट, इसका एडमिन पैनल आपने देखा नहीं होगा, ठीक है? पता नहीं मैंने दिखाया नहीं दिखाया। तो ये सब कुछ जो आप यहाँ डिज़ाइन देख रहे हो ना, सारा डिज़ाइन एडमिन पैनल से कंट्रोल होता है। इवन ये लैंग्वेज, ये क्वेश्चन बुक, ये लोगो, ये सब कुछ, नीचे जो फूटर है, वो सब एडमिन पैनल से ही कंट्रोल होती है, ठीक है? ये जो आपका अभी ये आया नोटिफ़िकेशन, ये सब एडमिन पैनल से आप कंट्रोल कर सकते हो। कितना बुक आपको शो करना है, ये तक आप एडमिन पैनल से कंट्रोल कर सकते हो। अभी यहाँ पर बहुत सारे बुक शो हो रहे हैं, अगर मैं लॉगिन करके चाहूँ, तो यहाँ पर सिर्फ़ एक ही बुक शो करूँ। मैं लॉगिन करके करूँगा और एडमिन पैनल से जाकर के मैं नंबर्स को अपडेट कर दूँगा। तो यहाँ पर सिर्फ़ 1 ही बुक शो होगा, 2 बुक शो होगा। जितना एडमिन चाहेगा उतना शो कर सकता है, ठीक है? तो फिलहाल मैं ये कह रहा था कि अगर हमें फॉर्म का डेटा चाहिए, मेन चीज़ यही होता है फॉर्म का डेटा रीड करना, इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो फॉर्म का डेटा कैसे रीड करना है, मैं एक तरीका बताऊँगा, आपको कभी ज़िंदगी में इश्यू नहीं होगा। इस पे बस 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना,
ठीक है, समझिए जरा। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जैसे आपका अभी तो हमारे पास 3 फील्ड है। अगर आप प्योर रिएक्ट में काम कर रहे हो और इंटरव्यू वगैरह के अंदर जब जाओगे, तो आपको प्योर रिएक्ट से ही फॉर्म हैंडल करने बोला जाएगा। यानी कि आपसे आपको बोला जा सकता है कि आप फॉर्म का डेटा रीड करके शो करो, यानी कि इसका फॉर्म का डेटा मुझे रीड करके दो। इसमें भी इनिशियल स्टेट चेंज हो रहा है, यानी कि अभी इनिशियल स्टेट क्या है? इनिशियल स्टेट इसका एम्प्टी फॉर्म है। अब हमने इसमें कुछ लिख दिया, तो इसका स्टेट चेंज हुआ, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेट हैंडल करना पड़ेगा, और बिना स्टेट हैंडल किए आप फॉर्म का डेटा रीड नहीं कर पाओगे। ठीक है, बिना स्टेट हैंडल किए आप फॉर्म का डेटा रीड नहीं कर पाओगे, अगर आप रिएक्ट जेएस से काम करो, सिर्फ रिएक्ट जेएस की मैं बात, क्योंकि अभी हम सिर्फ रिएक्ट का ही हेल्प ले रहे हैं। तो सिर्फ रिएक्ट में अगर आप काम कर रहे हो, तो बिना स्टेट हैंडल किए आप फॉर्म का डेटा नहीं रीड कर सकते हो। इसे ध्यान रखना है, पहली चीज। और ये मैंने क्या कहा, अभी ये इस स्टेट में फॉर्म है। अब हमने कुछ लिखा तो इसका स्टेट चेंज हुआ, इसमें कुछ लिखा गया, इसमें लिखा, इसका भी स्टेट चेंज हुआ। तो अगर आपको ये डेटा चाहिए, तो आपको स्टेट हैंडल करना पड़ेगा। अब कैसे करना है, फॉर्म के लिए कैसे सेटअप करना है, आपको हमेशा याद रहे, मैं वो करवाने जा रहा हूँ। तो फॉर्म के लिए कैसे आपको सेटअप करना है स्टेट हैंडल करने के लिए, वो समझिए जरा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपने फॉर्म बना लिया। अब जरूरी नहीं कि 3 फील्ड हो, मल्टीपल फील्ड हो सकता है, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ फील्ड हो सकते हैं। अभी हमारे पास 3 फील्ड है, नेम का, ईमेल का, पासवर्ड का, एक सबमिट का बटन है। आपके पास बहुत सारा फील्ड हो सकता है, 10 फील्ड हो सकता है, 20 फील्ड हो सकता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फॉर्म बना लिया, सबसे पहले आप ये चेक करोगे, ये चीज नोट कर लो आप, ये कहीं मैं नोट्स वगैरह में नहीं डिफाइन करूंगा, ये चीज नोट कर लो आप लोग। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले तो आपको फॉर्म बना लेना है। दूसरा काम आपको क्या चेक करना है फॉर्म के अंदर, दूसरा काम आपको ये करना है, जैसे मैं फॉर्म वाले पेज में जाता हूँ, तो लॉगिन वाला फॉर्म है index.js, ये फॉर्म है हमारा। तो दूसरा काम आपको ये करना है कि सभी फील्ड में क्या नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू है, ये नेम का वैल्यू ये होना जरूरी है। अगर आप फॉर्म का डेटा चाहिए आप, तो चेक करना है, इसको वेरीफाई करना। नेम का नहीं होगा तो आपको नेम का वैल्यू कुछ देना है। फॉर एग्जाम्पल नेम का वैल्यू क्या देना है, अब ये नेम के लिए है तो नेम का वैल्यू नेम ही दे देंगे, नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू। जनरली यहाँ पर प्रॉप्स बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, अगला आपको अगले वाले फील्ड में चेक करना है, नेम का वैल्यू क्या है, ईमेल। अब ईमेल यहाँ पर क्यों दिया गया, क्योंकि हमें यहाँ से ईमेल इनपुट में लेना है, तो मैंने ईमेल दे दिया। इसी तरीके से अगला आपको चेक कर लेना है नेम का वैल्यू। पासवर्ड, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो जरा, पासवर्ड है तो हम पासवर्ड ले रहे हैं नेम का वैल्यू। तो पहले ये वेरीफाई करना, दूसरा काम आपको ये कर लेना है, पहले तो फॉर्म बनाएंगे, दूसरा काम वेरीफाई करेंगे कि सभी इनपुट फील्ड में नेम का वैल्यू होना चाहिए, कंपलसरी है अगर आपको फॉर्म का डेटा चाहिए। बिना नेम के भी रीड किया जा सकता है, लेकिन नेम का वैल्यू दो ज्यादा अच्छा है, तो नेम का वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, ये अगर आप आगे स्टोर भी करेंगे ना डेटा पे, यानी कि मोंगोडीबी वगैरह में स्टोर करना है, कहीं स्टोर करना है, तो नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू दे दो, अच्छा है। नहीं तो आपको इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। तो दूसरा तो आपने चेक कर लिया, तीसरा काम आपको क्या करना है, एक स्टेट बनाना है। तो दूसरा काम आपने चेक कर लिया कि सभी में आपने नेम का वैल्यू दे दिया। तीसरा काम आपको स्टेट बनाना है, तो ऊपर की तरफ स्टेट बनाना है, कभी कभी भी ऊपर स्टेट बनता है रिटर्न के ऊपर। तो स्टेट बनाएंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, फॉर्म डेटा के नाम से बना लेता हूँ, और अगला मैं सेट फॉर्म डेटा के नाम से बना लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। तो मैंने फॉर्म डेटा और सेट फॉर्म डेटा के नाम से स्टेट बनाया, और यहाँ पर मैं यूज स्टेट को फंक्शन के रूप में कॉल करूंगा। डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखेंगे आप इसमें, डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखेंगे ये समझना इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ आपको, बस मुझे थोड़ा सा टाइम। जी बताइए, सभी को समझ में आ रहा है सब कुछ? ओके ओके, ठीक है। तो हम फॉर्म का, हाँ दूसरा काम मैं कह रहा था कि आपको क्या करना है, तो दूसरा काम आपको स्टेट बनाना है। अब स्टेट बनाना है तो इसमें डेटा कैसे रखना है, ठीक है। तो इसमें एक ऑब्जेक्ट देंगे, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल फील्ड है, यहाँ पर कोई एक फील्ड नहीं है कि आप उसके लिए स्टेट हैंडल करने जा रहे हो। मल्टीपल फील्ड है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड, इसलिए ऑब्जेक्ट देंगे। ठीक, एक ऑब्जेक्ट आपको देना है स्टेट। तो मैंने पहले ही आपको कहा है कि इसका वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, एक अरे हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, नल हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन हो सकता है। ठीक है, तो हमने एक ऑब्जेक्ट दिया। अब आपको चेक करना है कि इस फॉर्म में नेम का वैल्यू क्या है, जैसे पहला नेम का वैल्यू नेम है, तो इसमें नेम के नाम से आपको एक प्रॉपर्टी बना लेना है, और डिफॉल्ट वैल्यू आपको ये एम्प्टी रखना है। अगला क्या है, ईमेल है, तो ईमेल के नाम से प्रॉपर्टी बनाना है और एम्प्टी रखना है। अगला क्या है, पासवर्ड है, तो पासवर्ड के नाम से आपको फील्ड बनाना है और एम्प्टी रखना है। तो जितना भी डेटा होगा, अभी 3 है तो हमने 3 के लिए बनाया, अगर आपके पास 4 होता तो 4 के लिए बनाते, जो भी नेम का वैल्यू होता उसी नाम से इसमें प्रॉपर्टी बनाते हैं, और डिफॉल्ट वैल्यू आप एम्प्टी रखते हैं। तो ये आपको
तीसरा काम करना है। तीसरा काम क्या करना है? स्टेट बनाना है। और स्टेट में आपको क्या डिफाइन करना है? एक ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में आपको नेम प्रॉपर्टी का वैल्यू वो डिफाइन करना है जो आपने नेम का वैल्यू दिया है। यानी कि यहाँ पर प्रॉपर्टी उस नाम से बनाना है जो आपके इनपुट फील्ड का नेम वैल्यू होगा। लेकिन नेम एट्रीब्यूट का यानी कि नेम प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होगा, जैसे नेम प्रॉपर्टी का वैल्यू नेम है, नेम प्रॉपर्टी का वैल्यू ईमेल है, नेम प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है? पासवर्ड है। तो उसी नाम से आपको यहाँ पर प्रॉप्स बनाने हैं। ये आपका प्रॉप्स हो गया, ये इसको की भी बोलते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? ये जो आपने डिफॉल्ट स्टेट बनाया, यानी कि इनिशियल स्टेट आपने एक ऑब्जेक्ट रखा। अब आपको क्या करना है? इनिशियल स्टेट में नेम का वैल्यू एम्प्टी है, तो ये जो फॉर्म डेटा है, चौथा काम, ये काम नोट करते जाओ जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। पहला काम फॉर्म बना लिया। दूसरा काम आपने वेरीफाई कर लिया कि नेम का वैल्यू है कि नहीं है सभी में, ठीक है। तीसरा काम आपको स्टेट बनाना है। चौथा काम आपको क्या करना है? तो स्टेट में इतना ही नहीं रहेगा, जितना इनपुट फील्ड है उतना आप बनाइएगा। 3 है मेरे में तो मैं 3 बना रहा हूँ, आपके पास 10 होगा तो 10 के लिए ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। चौथा काम आपका ये होगा कि आपको फॉर्म डेटा का नीचे यूज करना है। कहाँ यूज करना है? इनपुट फील्ड के लिए। इनपुट फील्ड में वैल्यू के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करेंगे और फॉर्म डेटा के अंदर से, जैसे नेम वाला है तो फॉर्म डेटा के अंदर से नेम रीड कर लेंगे। ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। ये कॉपी कर लेना है और इसी को सभी में करना है। ईमेल वाले में भी आपको यही काम करना है। तो मैंने ईमेल में डिफाइन किया, फॉर्म डेटा के लिए ईमेल को रीड कर लेंगे इस तरीके से। फिर अगला पासवर्ड भी डिफाइन करेंगे। तो ऐसे ही जितना भी इनपुट फील्ड होगा सभी को आपको रीड करना है, यानी कि सभी के वैल्यू में आपको फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड, फॉर्म डेटा डॉट ईमेल या जो भी है वो रीड करना है। चौथा काम ये आपका हो गया। अब ये क्यों करते हैं? देखिए, अभी डिफॉल्ट वैल्यू इसमें कुछ नहीं है। मान लीजिए आप चाहते हो कि फॉर्म में कुछ रहे पहले से, तो यहाँ पर आप कुछ नाम लिख दो, कुछ रख दो। जैसे मैंने डिफॉल्ट जस्ट फूड को रखा, मैंने a@gmail.com रखा डिफॉल्ट ये, और मैंने यहाँ पर पासवर्ड ये रखा 12345। तो ये डिफॉल्ट आपको यहाँ दिखेगा पहले से। ये देखो, दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? ठीक है। तो इस तरीके से ये काम होता है। अभी हमने इसमें कुछ नहीं रखा है। कब रखेंगे? जब इसमें कुछ लिखा जाएगा। तो जो लिखा जाएगा वो रखेंगे, पहले से इसमें कुछ नहीं रखेंगे। अगर आपको कभी कभी हमें फॉर्म में पहले से भी कुछ रखना पड़ता है, तो पहले से अगर आपको कुछ रखना है तो आप इस तरीके से यहाँ डिफाइन करेंगे, अगर उसमें कुछ भी रखना है। तो डिफॉल्ट हमें कुछ नहीं रखना है, इसलिए हमने एम्प्टी रखा। तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिखा। अब मैं चाहता हूँ, अगर आपने डिफॉल्ट वैल्यू रख दिया कुछ भी, तो आपको वो चाहिए ना जो लिखा जा रहा है। जरूरी थोड़ी नहीं कि हर बार जस्ट फॉर कोड लिखा जाएगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ तो वो हमें मिल नहीं रहा है, यहाँ पर इनपुट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप इसमें ऑन चेंज हैंडल करें, क्योंकि जैसे आप लिख करेंगे ना, यानी कि इसके लिए हमें जैसे जैसे लिख रहे हैं वो वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए ऑन चेंज इवेंट को डिफाइन करते हैं। कभी भी याद रहे ऑन चेंज इवेंट को। तो मैं एक बार इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ सही से। ये पहला इनपुट फील्ड, उसके बाद ये दूसरा इनपुट फील्ड। मैं सभी को अच्छे से फॉर्मेट कर लेता हूँ। फिर मैंने तीसरा इनपुट फील्ड फॉर्मेट किया। तो इस तरीके से आप इनपुट करके फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। अब जरा मैं ये जो ऑब्जेक्ट है ना ऊपर की तरफ, मैं इस डिव में यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए कभी भी, जैसे फॉर्म डेटा मुझे प्रिंट करना, तो फॉर्म डेटा डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन कॉल करें, क्योंकि डायरेक्ट आप उसको नहीं प्रिंट कर सकते हो, वो एक ऑब्जेक्ट है। तो उसके लिए टू स्ट्रिंग फंक्शन कॉल करेंगे ताकि स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर और प्रिंट हो जाए। क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो एरर आएगा। तो यहाँ पर ये प्रिंट हो रहा है, मैं चाहता हूँ ऊपर प्रिंट हो, तो मैं इस डिव के भी बाहर इसको निकाल देता हूँ। देखता हूँ अब ये कहाँ प्रिंट होगा। अब ये यहाँ प्रिंट हो रहा है, चलो ठीक है, यही प्रिंट होने। या एक काम करता हूँ, मैं लॉगिन फॉर्म जहाँ लिखा हूँ उसके नीचे प्रिंट कर लेता हूँ। तो लॉगिन फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, इसके ऊपर या नीचे देखते हैं कहाँ से कैसा दिखेगा। तो हाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है ना? हाँ। अब जैसे जैसे मैं लिखूंगा वो डेटा उसमें अपडेट होना चाहिए, ठीक है। तो अभी नीचे आ जाओ और यहाँ पर, यानी कि सभी फील्ड में आपको, ये आपका पांचवा काम है। चौथा काम आपने कर लिया कि वैल्यू का वैल्यू डिफाइन कर दिया। पांचवा काम आपको ऑन चेंज डिफाइन करना है। ऑन चेंज इवेंट ही लगाएंगे और इसमें कोई फंक्शन कॉल करेंगे। तो हैंडल चेंज के नाम से मैंने फंक्शन कॉल कर लिया। तो जरूरी नहीं कि हैंडल चेंज के नाम से, आप हैंडल फॉर्म डेटा के नाम से या कोई भी मीनिंगफुल नाम दे सकते हो। और ये इवेंट आपको सभी में लगाना है, तो इसमें भी लगाना है और इसमें भी लगाना है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम आपको यही लगेगा रिएक्ट जेएस के अंदर, फॉर्म का डेटा हैंडल करना। लेकिन अगर आप इस पे जो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ 2-3 बार और प्रैक्टिस कर लेंगे ना, फिर आपको दिक्कत ही नहीं होगा। और स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है। ये नहीं कि पहले आपने जो है स्टेट बना दिया, बाद में आपने फॉर्म बनाया, बाद में आपने उसमें, तो जो मैंने स्टेप बताया है
वैसे ही आपको स्टेप फॉलो करना है। पहला आपको फॉर्म बनाना है, दूसरा आपको उसमें नेम का वेरिफिकेशन करना है कि नेम का वैल्यू दिया गया कि नहीं, तीसरा आपको स्टेट बनाना है, चौथा आपको वैल्यू रीड करना है इस तरीके से, और पांचवा आपको ये करना है। अब इस फंक्शन का डेफिनेशन करेंगे, तो इस फंक्शन का डेफिनेशन हम यहाँ करेंगे। तो एक कांस्टेंट बनाएंगे हम, क्या नाम दिया हमने, हैंडल चेंज। तो इसका डेफिनेशन करेंगे और यहाँ इवेंट को रिसीव करेंगे। समझिए जरा, इवेंट क्यों रिसीव किया गया, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं और आपको इवेंट को प्रिंट करके दिखाता हूँ। अब देखिए जरा, मैंने कंसोल किया और जैसे ही मैं कुछ इनपुट करूंगा ना, जैसे ही मैं यहाँ कुछ लिखूंगा, मैंने इसको क्लियर किया, मैंने यहाँ पर जैसे ही कुछ इनपुट किया इवेंट आया, ये देखो। अब इसी इवेंट का अगर आप टारगेट रीड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इनपुट फील्ड मिलेगा। तो ऐसे लिखो इवेंट डॉट टारगेट, तो आपको टारगेट रीड करना है ताकि इनपुट फील्ड मिले। सॉरी, तो मैंने यहाँ पर टारगेट रीड किया। अब जब मैं इनपुट करूंगा तो अब ये पूरा ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, अब सिर्फ इनपुट फील्ड मुझे दिखेगा। ये देखो इनपुट फील्ड मिल गया। अब इसमें से अगर वैल्यू रीड कर लें तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इनपुट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डिफाइन करना है। तो अब जैसे आप इनपुट करेंगे वैल्यू आपको मिलेगा। मैंने इसको क्लियर किया, यहाँ जैसे मैं इनपुट करूंगा ये देखो वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू मिल गया। अब ये वैल्यू मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल में रखना है, तो मैं इसको हटाऊंगा। अच्छा, एक और चीज देखिए, अभी तो मुझे वैल्यू मिल गया, तो मैं वैल्यू एक वेरिएबल में रखता हूँ। तो लेट वैल्यू के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने रखा, इसमें वैल्यू आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा लेट, मैं मुझे नेम प्रॉपर्टी का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर नेम और इवेंट डॉट टारगेट वैल्यू रीड किया, तो वैल्यू मिल गया। इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम लिखेंगे ना, तो आपको नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू मिलेगा। अब समझिए जरा, अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँ नेम को, तो जिसमें आप इनपुट करेंगे उसका वैल्यू मिलेगा, नेम का वैल्यू। जैसे पासवर्ड वाले में अगर आप इनपुट करेंगे तो आपको पासवर्ड लिख के आएगा। समझिए जरा फिर। अब देखिए, जैसे ये नेम वाला फील्ड है, तो अगर मैं यहाँ कुछ लिखूंगा तो इसमें नेम आएगा। अब ये वाला ईमेल वाला फील्ड है, तो अगर मैं यहाँ कुछ लिखूंगा तो इसमें ईमेल आएगा। अब अगला क्या है, अगला है आपका पासवर्ड वाला, तो अगर मैं यहाँ पासवर्ड वाले में कुछ लिखूंगा तो इसमें पासवर्ड आएगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि इसमें आपको जो है नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू मिल रहा है और इसमें वैल्यू एट्रीब्यूट का वैल्यू मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इसमें अपडेट करना है। इसमें अपडेट करना है, इसमें अपडेट करना है। ठीक है, तो जब नेम में टाइप होगा तो नेम में अपडेट होना चाहिए यहाँ पर, और जब ईमेल में टाइप होगा तो यहाँ अपडेट होना चाहिए। इसी तरीके से जब पासवर्ड में टाइप होगा तो यहाँ अपडेट होना चाहिए। तो वैल्यू तो इसमें है और किसमें टाइप हो रहा है वो इसमें है। आप कैसे अपडेट करेंगे, जब भी आपको किसी का इनिशियल स्टेट अपडेट करना होगा तो आपके पास फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, इसको हेल्प लेंगे। तो सेट फॉर्म डेटा को एज अ फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, और यहाँ हम ये जो नेम है इसका वैल्यू बनाएंगे, तो जो भी होगा तो नेम का वैल्यू आप बना दीजिए इस तरीके से वैल्यू। तो अगर आपने इस तरीके से लिखा तो क्या होगा, तो इसी के ठीक नीचे मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और मैं फॉर्म डेटा को प्रिंट करता हूँ, क्योंकि फॉर्म डेटा को हम अपडेट कर रहे हैं। तो मैंने फॉर्म डेटा को प्रिंट किया। आप समझिए जरा, कंसोल मैंने ओपन किया, तो अभी क्या होगा, देखिए मैं इस नेम वाले में इनपुट कर रहा हूँ कुछ, तो मैंने नेम वाले में कुछ लिखा। ठीक है, तो एरर आ गया। खैर ये देखो, ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ लेकिन इसमें कुछ दिखा नहीं, उसमें कुछ अपडेट नहीं हुआ। तो आपको अपडेट तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप जो है जब तक आप प्रीवियस डेटा को रोक के नहीं रखेंगे। तो प्रीवियस डेटा को रोकने के लिए यहाँ पर आपको स्पिरिट ऑपरेटर का लिखना है। ये होता है स्पिरिट ऑपरेटर और फॉर्म डेटा लिखना है। तो प्रीवियस ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रुकेगा, यानी कि जो प्रीवियसली उसमें पड़ा हुआ है वो आपको दिखेगा। और नेम का वैल्यू हमने ये वैल्यू बनाया। ठीक है, तो ये नेम है। अच्छा, ये नेम आपका यहाँ यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि नेम आपका एक प्रॉपर्टी बन जाएगा। आप समझिए जरा, वो यूज कैसे नहीं हो रहा है, अभी देखिए जरा। मैं इसको क्लियर करता हूँ और मैंने फिर से यहाँ पे कुछ लिखना स्टार्ट किया। तो देखो, नेम का वैल्यू सीधा ये जो आपने लिखा वो बन रहा है। अगर हम पासवर्ड में लिखेंगे ना, यानी कि इसमें भी कुछ लिखेंगे ईमेल वाले में, तब भी वो नेम का ही वैल्यू बनेगा। ये देखिए, मैं यहाँ पर 1 2 3 लिखता हूँ, तो ये 1 2 3 भी नेम का ही वैल्यू बन रहा है। ठीक है, तो ये एज अ प्रॉपर्टी, यानी कि जब भी आपका प्रॉपर्टी नेम किसी वेरिएबल में, यानी कि हमें प्रॉपर्टी नेम हमारा किसमें है, हमें किसके नाम से प्रॉपर्टी बनाना है, ईमेल के नाम से, नेम के नाम से, पासवर्ड के नाम से। तो प्रॉपर्टी नेम एक वेरिएबल के अंदर है, यानी कि इसमें है। तो यहाँ आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, नहीं तो इसी के नाम से प्रॉपर्टी बन जाएगा।
तो जब भी आपका प्रॉपर्टी में नेम किसी वेरिएबल में हो, तो इसको आप एरे ब्रैकेट से घेरेंगे, कुछ इस तरीके से एरे ब्रैकेट से घेरेंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पर रिफ्रेश कीजिए और जिसमें टाइप करेंगे उसी में आपको वैल्यू मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने नेम में लिखा है इस तरीके से जस्ट फॉर कोड, तो जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे वैसे मैंने कंट्रोल किया है, इसलिए यहाँ ये दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए जरा, मैंने यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर हमें जस्ट फॉर कोड दिख जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये देखो जस्ट फॉर कोड दिख गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ, यहाँ पर यानी कि यहाँ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही दिख रहा है, तो यहाँ पर जो आपने प्रिंट किया था, ये पहले तो कंसोल हटा देंगे क्योंकि हमें कंसोल के नीचे, ये जो हमने प्रिंट किया था इसको हम ऐसे नहीं प्रिंट करेंगे, उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट करेंगे। तो कंट्रोल एक्स को लीजिएगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई एक फंक्शन होता है, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई फंक्शन को कॉल करेंगे, इसमें अपना ऑब्जेक्ट फॉर्म डेटा दे देंगे। तो ये देखिए, पहले सेक्शन में आपको नेम और ईमेल और पासवर्ड दिखा। अब मैं जब नेम वाले में टाइप करूंगा तो देखना नेम वाले की जगह पे ये डेटा अपडेट होगा। अब मैं जब ईमेल वाले में टाइप करूंगा तो ईमेल वाले में अपडेट होगा, ये देखो है ना। और जब मैं पासवर्ड वाले में टाइप करूंगा तो पासवर्ड वाले में अपडेट होगा, ये देखो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो नेम में जब टाइप हो तो नेम में अपडेट हुआ, पासवर्ड में जब टाइप ईमेल में टाइप हो तो ईमेल में अपडेट हुआ, और पासवर्ड में जब टाइप हो तो पासवर्ड में अपडेट हुआ। तो इस तरीके से आपको फॉर्म का डेटा रीड करना है। अब आपका यही तरीका है, अब चाहे आपके पास एक फील्ड हो या 10 फील्ड हो, तरीका यही होगा। ठीक है, अगर एक फील्ड है, मान लीजिए सिर्फ नेम है, तो यहाँ पर नेम के नाम से प्रॉपर्टी बनाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल फील्ड है तो आपको यही करना है, तब भी यही करना है। ठीक है, तो जब भी आपको डेटा रीड करना है तो पहले जो जो स्टेप बताए गए वैसे फॉलो करना है। अब आपको डेटा मिल चुका है, डेटा कहाँ है, फॉर्म डेटा में। अब मान लीजिए मुझे सबमिट पे डेटा कहीं भेजना है सर्वर पे, तो सबमिट पे यानी कि इस पे हम मान लीजिए मुझे इस पे क्लिक करने पे कुछ काम करना है, तो यहाँ पर मैं ऑन क्लिक इवेंट को बाइंड करूंगा और मैं यहाँ पर हैंडल सबमिट के नाम से एक फंक्शन कॉल करूंगा। तो मैंने हैंडल सबमिट कॉल किया, कॉपी कर लेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक कॉन्स्टेंट बनाता हूँ जरा इस तरीके से, हैंडल सबमिट के नाम से। तो अभी आपका फॉर्म खलास नहीं हुआ है, हम फॉर्म पे और भी ज्यादा काम करेंगे। पहले काम आपको अलर्ट करके देखना है। अगर आपने कोई इवेंट बाइंड किया तो पहले तो आप देख लो कि अलर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने क्लिक किया, अलर्ट होना चाहिए, बिल्कुल अलर्ट हो गया। और ये देखो पेज रिफ्रेश हो गया, तो पेज रिफ्रेश ना हो इसके लिए हम इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट लगाएंगे। इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट इस फंक्शन को कॉल करते हैं ताकि पेज हमारा रिफ्रेश ना हो। ठीक है, यानी कि फॉर्म का जो डिफॉल्ट व्यू है वो बंद हो जाए। तो मैंने अभी यहाँ पर क्लिक किया तो अब ये रिफ्रेश नहीं होगा, ये देखो रिफ्रेश नहीं हुआ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो भी इसमें टाइप है वो डेटा चाहिए कंसोल में। तो मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग या कहीं सर्वर पे भेजना है तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट वगैरह जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको डेटा मिलेगा। अभी अगर हम फॉर्म डेटा को प्रिंट करें और अगर हम सबमिट पे क्लिक करें तो क्या होगा, यहाँ पर नोटिस कीजिए, यहाँ पर मैंने कंसोल खोला और डायरेक्ट मैं अगर सबमिट पे क्लिक कर दूं तो ये आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अभी आपने कुछ लिखा नहीं है, तो इसमें रिक्वायर्ड वगैरह लगता है ताकि इनपुटी डेटा ना जाए। आप यहाँ पर भी कंडीशन चेक कर सकते हो, ऐसे कुछ कर सकते हो, मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं सिर्फ एक के लिए आपको चेक करके दिखाता हूँ। मैंने एक यहाँ पर पास किया और मैं चेक कर लेता हूँ क्या फॉर्म डेटा में नेम का वैल्यू है, क्या फॉर्म डेटा में कुछ लिखा गया है, इज नॉट इक्वल टू एम्पटी है। अगर एम्पटी के बराबर नहीं है तब यहाँ पर अलर्ट में सक्सेस होगा, यानी कि तब यहाँ पर हम जो है फॉर्म डेटा भेजेंगे सर्वर को। और अगर एम्पटी है तो हम एल्स डिफाइन करेंगे। तो मैंने एक ही के लिए चेक किया, सिर्फ नेम के लिए। आप चाहें तो मल्टीपल के लिए चेक कीजिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लीज फिल ऑल द फील्ड। तो मैं इसे लिख देता हूँ, प्लीज फिल ऑल दी फील्ड। ठीक है, तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो जो भी आपको मैसेज वगैरह देना है। फिलहाल मैं स्पेलिंग वगैरह पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर स्पेलिंग वगैरह ध्यान नहीं दे रहा हूँ। आप लोग के स्पेलिंग को भी ध्यान देना है। मैं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो अभी मैंने क्लियर किया और अगर मैं क्लिक करूँ तो अभी मैंने नेम में नहीं लिखा ना, देखो क्या आ रहा है, प्लीज फिल ऑल द फील्ड। अब मैं अगर नेम में कुछ लिख दूंगा और मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए सक्सेस आया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ईमेल के लिए भी पासवर्ड के लिए भी चेक कर लेना है। वैसे ये चीज फॉर्म का जो इनपुट फील्ड होता है उसमें ही लगा देते हैं रिक्वायर्ड, ताकि बिना लिखे कोई आगे ना बढ़ पाए। अब यहाँ प्रिंट करिए या यहाँ सर्वर पे रिक्वेस्ट करिए, जिस भी एपीआई से आपको रिक्वेस्ट करना है तो यहाँ करेंगे। अभी हमारे पास कोई एपीआई नहीं है इसलिए मैं फॉर्म डेटा को सीधा कंसोल करता हूँ। ठीक है, तो नोटिस कीजिए, अब मैं क्लियर करूंगा और मैं यहाँ कुछ लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा जस्ट फॉर कोड और मैंने यहाँ पर लिखा ईमेल, तो जस्ट @gmail.com मैंने डिफाइन किया और मैंने यहाँ पर पासवर्ड 12345 डाला, सबमिट पे क्लिक करूंगा। ये देखो, तो अब ये डेटा मिल गया, यही सर्वर पे जाएगा। ठीक है, तो कैसे डेटा फॉर्म का प्राप्त करना है, कैसे फॉर्म को हैंडल करना है वो मैंने आपको बताया अभी।
ठीक है, आप समझिए जरा, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया ताकि आपको लाइव दिखे कैसे कैसे चेंजेस हो रहा है, इसीलिए मैंने वहां पर लिखा ऊपर की तरफ प्रिंट किया, ताकि आपको लाइव दिखे कैसे काम हो रहा है, लाइव दिखना चाहिए। जैसे मैं नेम में टाइप कर रहा हूँ तो नेम में यहाँ पर लिखा जा रहा है, देखो जरा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ऐसे कोई नहीं आपको बताता है, इतना टाइम कोई नहीं देता समझाने के लिए। ठीक है, तो आपको चीजों को समझना है। देखिए मैंने पासवर्ड में इनपुट किया, तो पासवर्ड वाले में तो मैंने आपको दिखाया ये चीज लाइव इंटरनली कैसे चीजें चल रही हैं। अगर मैं ये चीज यहाँ प्रिंट ना करता तो आपको कैसे पता चलता कि इंटरनली कैसे चीजें चल रही हैं, ये नहीं दिखेगा। अभी आपने यहाँ टाइप किया कुछ भी तो वो तो आपको दिख नहीं रहा कहाँ का कहाँ टाइप हो रहा है, लेकिन फिलहाल मैंने आपको लाइव दिखाया कैसे चीजें चल रही हैं इंटरनली, कैसे किसमें टाइप हो रहा है। अब देखो यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। अभी आपने नहीं देखा कि कैसे इसमें डेटा गया, लेकिन पहले मैंने आपको प्रिंट करके दिखाया कि उस चीज में डेटा कैसे जा रहा है। और ये स्प्रेड ऑपरेटर होता है। स्प्रेड ऑपरेटर अगर आप नहीं लगाएंगे तो प्रीवियस रिकॉर्ड आपको नहीं मिल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फिर से प्रिंट करता हूँ सेम चीज, ये देखो मैंने प्रिंट किया। ठीक है, और यहाँ पर मैं स्प्रेड ऑपरेटर अभी नहीं लगाता हूँ, तो क्या होगा, प्रीवियस रिकॉर्ड आपका नहीं मिल पाएगा। जैसे अभी मैंने रिफ्रेश किया तो ये पहले का डेटा पड़ा हुआ है, तो अभी ये ऐसे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ कुछ टाइप करूँ तो देखो सिर्फ नेम में टाइप हो रहा है। अगर हम ईमेल में टाइप करेंगे तो सिर्फ ईमेल में टाइप होगा, प्रीवियस रिकॉर्ड आपका चला गया। पासवर्ड में टाइप करेंगे तो सिर्फ पासवर्ड में टाइप होगा। तो नेम में जो टाइप हो चुका वो भी रहे, ईमेल में भी जो जो टाइप हो वो भी रहे, और पासवर्ड में जो टाइप हो वो भी रहे, इसलिए फॉर्म डेटा को रोक के रखेंगे। यानी कि स्प्रेड ऑपरेटर के साथ फॉर्म डेटा को डिफाइन करेंगे। तो इसमें जो प्रीवियस रिकॉर्ड होगा वो भी रुकेगा, और जिसमें आप नया रिकॉर्ड अपडेट करें वो भी रुकेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आपको इस चीजों को समझना होगा। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर फूड। सी यू। जय हिंद, जय भारत। आप लोग पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना है। जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, बताइए कुछ पूछना है तो। दूसरी क्लास इंटरेस्टिंग है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये सर, जी बताइए भाई। सर क्लास तो बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो एक्सटेंड बना के रखिए, नहीं तो क्लास बंद हो जाएगी। फिर आप लोग मत कहना कि आपने नहीं पढ़ा। तो एक्सटेंड चाहिए मुझे, और कमेंट चाहिए, और लाइक चाहिए। ठीक है, शेयर भी कीजिए आप लोग। ठीक, ओके, बाय।